अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो कि जवानी में यानी सिर्फ 20 साल की उम्र में बेवा हो जाती है और उन्हीं के घर के दूसरे पोर्शन में एक किराएदार नौजवान लड़का आकर रहता है। फिर इसके बाद उनकी जिंदगी किस डगर पर चलती है, ये सब कुछ आपको बताएंगे आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। मेरी शादी 16 साल की उम्र में हुई और मैं 18 साल में बेवगी की बेरौनक चादर में लपेट कर मैके आ गई। शादी के 2 साल मुख्तसर अरसे में औलाद ना हुई तो ये अच्छा ही हुआ, क्योंकि ना तो मैं और ना ही मेरे वालिदैन इसको पालने के काबिल थे। अब्बा की उम्र 60 बरस थी, मगर ब्लड प्रेशर और शुगर ने उनको दिल का मरीज बना दिया था। वो 60 के होकर भी 80 के लगते थे। हमारा एक ज़ाती मकान था जो विरसे में दादा से मेरे वालिद को मिला था। ये 2 हिस्सों में बना हुआ था, एक में हम रहते थे और दूसरा हिस्सा किराए पर दिया हुआ था। बस इसी किराए पर गुजारा था, इसके सिवा आमदनी का कोई जरिया ना था। जब मैं 20 बरस की हुई, अब्बा चल बसे। मैं और अम्मा एक दूसरे के सहारे दिन काटने लगे। माँ की ख्वाहिश थी कि मेरी दूसरी शादी हो जाए, क्योंकि उनके बाद मेरा कोई ना था। मेरा जहन मगर अभी शादी पर तैयार ना था। हम दोनों को हर माह जो मकान का किराया मिलता वो हमारी गुजर बसर को काफ़ी था, लेकिन अम्मी को मेरी भरी जवानी में बेवगी का दुख तड़पाता रहता था। अब्बा ने वफात से कबल मकान मेरे नाम कर दिया, अलबत्ता वालदा का शरई हिस्सा उन्हीं के नाम रहने दिया था। 1-2 रिश्ते मकान के लालच में आए, वालिदा ने मना कर दिया, क्योंकि वो जहेज में मेरा मकान दुल्हा के नाम कराना चाहते थे, जो हम 2 बेसहारा औरतों की कुल पूंजी थी। तब मैं सोचती कि दुनिया मतलब की है, अगर शादी दोबारा करने की ज़रूरत पड़ गई तो बहुत सोच समझ कर करूंगी। अभी अम्मा जिंदा थीं जब पुराने किराएदारों ने घर खाली किया और हमने अपने पड़ोसी को दूसरे किसी अच्छे किराएदारों के लिए कहा। चूंकि हमारे घर के करीब फसी अंकल वालिद के भाई बने हुए थे, वही हमको किराएदार ला दिया करते थे। इस बार भी अम्मी ने ये फरीज़ा उन्हीं को सौंप दिया। अंकल के तवस्सुत से एक बुजुर्ग खातून को हमने अपना मकान दे दिया। खातून का बेटा तालिबे इल्म था और गांव से शहर पढ़ने आया था। माँ साथ इसी वजह से आई थी कि उसके बेटे को घर का खाना मिले और किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। अंकल ने अम्मी से कहा, ये सीधे सादे शरीफ लोग हैं, फैमिली भी मुख्तसर है, किराया अच्छा दे रहे हैं, आप इन्हीं को मकान दे दें। सो अम्मी ने दे दिया। वाकई ये बहुत अच्छे और पूरा मन लोग थे। खातून नेक तबीयत, नरम दिल और दुख सुख में काम आने वाली थी। अम्मी जान से उनकी खूब दोस्ती हो गई और बेटे का तो ये हाल था कि भूले से सामने आ जाए तो भी आंख उठाकर नहीं देखते थे। उनका नाम नसीर था। अम्मी ने उस नौजवान के हुस्न अखलाक और शराफत को देखते हुए नसीर को अपना बेटा बना लिया। साल भर उन लोगों से हमको कोई तकलीफ ना हुई, बल्कि उन माँ बेटे ने हमारा बहुत ख्याल रखा। रुपए की अम्मी को ज़रूरत पड़ जाती तो ये खातून, जिनको हम खाला अजमत के नाम से पुकारते थे, एडवांस किराया दे देती। दुख सुख में यही लोग अपनों की तरह हमारे काम आने लगे। सच कहूँ तो इन किरायादारों के आ जाने से हमको बहुत सुख मिला। हमारे छोटे छोटे मसले उन्होंने अपने जिम्मे ले लिए थे। नसीर की वालदा माँ 2 माह बाद चंद दिनों के लिए गांव चली जाती थीं, क्योंकि उनको वहाँ अपने आबाई घर के भी मसाइल देखने पड़ते थे। तब नसीर अपने एक रिश्ते के चचा के यहाँ रहने चला जाता। खुदा जाने क्यों उन दिनों मुझे उसका यूं गैर हाजिर हो जाना शाक गुजरता था। अम्मी को भी परेशानी लाहक हो जाती। घर का सौदा सलफ और दीगर छोटे मोटे मसाइल जो नसीर की बदौलत हल होते रहते थे, उनमें रुकावट हो जाती तो परेशानी बढ़ जाती। एक रोज़ अम्मी ने खाला अजमत से कहा, मेरा कोई बेटा नहीं है और मैंने नसीर को बेटा बनाना है, तो फिर ये तकल्लुफ़ कैसा है? तुम्हें घर को ताला लगाकर कहीं और जाकर रहने की क्या ज़रूरत है? आपने हमको अपना कहा है, हकीकी मानों में फिर अपना ही समझिए, ये तकल्लुफ़ कैसा है? खैर कह सुनकर अम्मी ने खाला अज़मत को रजामंद कर लिया कि वो जब गांव जाएं, नसीर के खाने की जिम्मेदारी हम पूरी कर देंगे। उसकी मौजूदगी से हमको भी तहफ़्फ़ुज़ का एहसास रहता, वरना रात को हम लोगों को डर महसूस होता था। खाला अज़मत को सुकून मिल गया। वो बेटे की फ़िक्र से आज़ाद जब चाहती गांव चली जाती और जितने दिन चाहती वहां रह जाती। उनकी गैर मौजूदगी में हम नसीर का अपने घर के एक फ़र्द जैसा ख्याल रखते थे। जब वो कॉलेज चला जाता, मैं घर की सफाई कराती और कब लौटता चाय खाना सब तैयार करके उनको भिजवा दिया करते थे।
वो घर आकर ज्यादा वक्त अपने कमरे में रहता। मैं समझती थी कि एक तालिब इल्म की हैसियत से अपनी जिंदगी के नशेबो फराज से टकराकर वो मुस्तकबिल बनाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। अचानक मुझे एहसास हुआ कि वो अपनी माँ की गैर मौजूदगी में अब ज्यादा वक्त घर से गायब रहकर गुजारने लगा है। उसका खाना पड़ा रह जाता। मंजिल करीब थी, हिम्मत भी जवान थी, हालात साजगार थे, तो उसका ध्यान किधर हो गया था। लगता था कि दिल की नाजुक कोंपल ने चाहत के कांटों में गिरकर उसके ख्वाबों को जख्मी कर डाला है। वो खोया खोया सा रहने लगा था। खाला अज़मत अब ज्यादा वक्त गांव में रहने लगी थी। गोया वो अपने बेटे को मेरी माँ को सौंपकर बेफिक्र हो गई थी। अभी तक मुझे इल्म न था कि नसीर किस भंवर में फंस चुका है, ताहम बाद को पता चल गया कि ये औरत की कहानी है। उस औरत ने नसीर की जिंदगी के एक एक पल का सुकून छीनकर उसको तालीम की डगर से भी भटका दिया था। ये कोई और नहीं, उसके चचाजाद फैजान की खालाजाद नरमीन थी, जिसका घर वहां करीब ही था। नसीर फैजान का क्लास फेलो था, लिहाजा अक्सर उसके घर चला जाता और दोनों साथ बैठकर पढ़ते। तभी वहां नरमीन भी आ जाती। वो काफी खूबसूरत और चंचल थी। अजहुद उनकी तवज्जो अपनी तरफ मबसूल रखती। ये जानकर भी कि फैजान उसका मंगेतर है, वो अब नसीर की जानिब रागिब रहने लगी। वो उसके साथ इशारों किनायों में बातें करने लगी, जिस पर नसीर खफा हो जाता था। मैं जानती थी कि नसीर नेक सीरत था, मगर जवां साल भी था। जाने उस लड़की में ऐसी क्या कशिश थी कि उसका दिल नरमीन की तरफ खींचने लगा। वो चुपके चुपके नसीर को तोहफे देने लगी, कभी परफ्यूम, कभी रिस्ट वॉच। वो फैजान के खौफ से खामोश रहता। नरमीन मौका मिलते ही उसके बैग में ये तोहफे रख देती। घर आकर बैग खोलने पर पता चलता कि तोहफे नरमीन की जानिब से दिए गए हैं। नसीर ना तो अपने कजन की दिल आजारी चाहता था और न नरमीन की, लिहाजा उसने खामोशी वाला रास्ता चुन लिया। उस लड़की की मुंह जोर मोहब्बत ने जहां वक्ती तौर पर नसीर को डिस्टर्ब किया और उसका ध्यान भटकाया, वहां उसको तालीम से भी गाफिल कर दिया। मैंने नसीर का ऐसा हाल देखा तो उसके साथ बातचीत करने में पहल कर दी, ताकि उसको सही रास्ते पर ला सकूं। मुझे खाला अज़मत का ख्याल आता, जो हम पर भरोसा करके अपना होनहार सपूत हमारे हवाले कर गई थी। मैं नसीर की हम उम्र थी, उसके मसाइल समझती थी, जबकि अम्मी जान नहीं समझती थी। मैं खाने या चाय के बहाने नसीर को आवाज़ देकर घर बुला लेती, चाय साथ पीने बैठ जाती। इस तरह इधर उधर की बातें करने के बाद उसका दिल टटोलने लगती। असल बात तो ये थी कि मैं भी उन दिनों बेसबब उसमें दिलचस्पी ना ले रही थी, बल्कि वो मुझे अच्छा लगने लगा था। बातों बातों में वो रफ्ता रफ्ता मुझ पर खुलने लगा। बताया कि एक लड़की है नरमीन, उसने मुझसे टूटकर मोहब्बत की है। मेरे काम की लगन में एक नई रूह फूंक दी है। मुझे अपने चारों तरफ खुशियां खेलती नजर आती हैं। एक दिन नसीर ने मुझे बताया, मैं जानता था उसकी मंगनी फैजान से है। ये उलझन मुझे अक्सर परेशान करती थी। तब मैंने एक दिन उसके साथ ही इस उलझन को बांटने का इरादा कर लिया। फैजान अपनी वालदा को डॉक्टर के पास ले गया था। मैं उनके घर पहुंचा तो मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनकर वो आ गई। गेट मैंने ही खोला था। घर में कोई न था सिवाय मुलाजिम के, लिहाजा मैं उसको घर के अंदर ना ले गया, बल्कि बाग में ले आया और हम आमने सामने कुर्सियों पर बैठ गए। मुलाजिम ने चाय का पूछा, हाँ बना लाओ। मैंने उसको कहा और नरमीन से बातें करने लगा। नरमीन, सही सही बता दो कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। हाँ, उसने जवाब दिया। तुमको इसमें कोई शक है? कोई शक नहीं है। अच्छा तो ये भी बता दो कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। वो अल्फाज में कुछ कहने की बजाय कुर्सी से उठी और मेरे कदमों में झुक गई। तभी मैं घबरा गया, उसको अपने कदमों से उठाया और कहा, बस नरमीन, अब इस कदर तो ना झुको। नसीर ने बताया, फिर गोया हुआ। उस रोज बहुत सोच विचार के बाद मैंने फैजान से बात की। मेरे दोस्त, तुम कब नरमीन से शादी कर रहे हो? नरमीन से शादी? उसने तंजिया अंदाज से कहा। ये तुमसे किसने कहा है? मैं इससे कोई शादी वादी नहीं कर रहा। क्यों? क्या वो तुम्हारी मंगेतर नहीं है? थी कभी, मगर अब नहीं है, क्योंकि वो ठीक किरदार की लड़की नहीं है। फैजान ने हकारत से कहा। मैं तो समझ रहा था कि यकीनन मेरे इस सवाल पर वो नाराज हो जाएगा, लेकिन उसने तो मेरे यकीन के बरक्स बात कह दी। उसने मजीद बताया, नरमीन तुम्हारे काबिल भी नहीं है। भूल कर भी इससे शादी के बारे में मत सोचना, क्योंकि मेरे इसके साथ गलत रिश्ते रह चुके हैं और अब इसने एक और बदसूरत, बदकिरदार मगर दौलतमंद शख्स को फांसा हुआ है। इसका दामन वहां से भी मैला हो चुका है। क्या कह रहे हो फैजान? क्या तुमको इस पर बहुत गुस्सा है? इस वजह से ऐसा कह रहे हो? हरगिज नहीं, तुम मेरे अजीज दोस्त हो,
तुमसे मैं कभी दरोग गोई से काम लेने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मैं जानता था कि वो झूठ नहीं बोल रहा। तब मैं खामोश हो गया, मगर इस खामोशी ने मेरे रुएं रुएं में आग लगा दी। मुझे लगने लगा है कि किसी ने मुझे ना संभाला तो। ये कहकर नसीर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं ये तसव्वुर भी ना कर सकता था कि नरमीन मेरे सिवा किसी और की हो जाएगी, लेकिन फैज़ान की ज़ुबानी अचानक और गैर मुतवक्के तौर पर पता चला कि वो किसी और की होने वाली है, और वो भी एक ऐसे शख्स से जो बदगुमाश और बदसूरत है। मुझे यकीन नहीं आता कि वो मेरे कदमों पर झुक गई। क्या वो अभी ये नया रूप दिखाने वाली थी? वो तो अब भी मेरी मोहब्बत का दम भरती थी, मगर फैज़ान वो भी तो मुझसे मोहब्बत करता था। वो कैसे झूठ बोल सकता था? अब मैं अजब मखमसे में हूँ। क्या करूँ क्या ना करूँ? लगता है कि नरमीन के इश्क में पागल या मजनू हो जाऊंगा। ये कहकर नसीर ने मेरा दूसरा हाथ पकड़कर कहा, माहम प्लीज, तुम ही मुझे इस दोज़ख में गिरने से बचा लो। मैंने आंखें मूंद ली कि अश्क मेरे दिल की बात उस पर आश्कार न कर दे। होंठ सी लिए कि मेरा कोई फिक्रा मुझे उसकी निगाहों में रुस्वा न कर डाले। मैं तो बेवा औरत थी, बड़ी मुश्किल से अपने सफ़ेद बेरौनक मगर बेदाग आंचल संभाले हुए थी। उसके जाने के बाद मैं दिल थामे बैठी रही, अकेले में भी फरियाद न की कि कहीं मेरी आह उसका सुकून मजीद बर्बाद न कर डाले। नसीर कई रोज बीमार रहा। अम्मी उसकी देखभाल करती और मैं यखनी, दलिया, चाय वगैरह बना कर देती। कुछ दिनों बाद वो कुछ बेहतर हुआ। अम्मी उसे अपने घर ले आई। तब मुझे नसीर ने बताया कि नरमीन की शादी हो गई है। फैज़ान ने सही कहा था। उधर मुझे, उधर फैज़ान को बेवकूफ़ बनाने वाली ये शातिर लड़की बिलाखिर एक कयाश दौलतमंद की झोली में जा गिरी। उस वक्त तक मुझे नसीर से मोहब्बत हो चुकी थी। अगर दरमियान में नरमीन ना आ जाती तो मैं उसके साथ दिली तौर पर निकाह सानी के लिए राजी हो चुकी थी, क्योंकि मेरी अम्मी और खाला आज़मत की भी यही ख्वाहिश थी। मौजूदा सूरत हाल में वो चुप सादे था और मैं दम सादे थी। मैंने उसके गम से समझौता और अपनी खुशियों से तौबा कर ली। मैं तन्हा अपने दर्द समेटती रही, छुप छुप कर आंसू को पूंछती थी और किसी से कुछ ना कहती थी। अम्मी बीमार पड़ गईं, हालात ने करवट ली। नसीर अचानक इस्लामाबाद चला गया, जहां उसकी मुलाकात किसी तकरीब में दोबारा नरमीन से हो गई तो वो उसको अपने घर ले गई। पुरानी दोस्ती नए मुरासम में तब्दील हो गई। सोया हुआ जख्म फिर से जाग उठा, टूटे ख्वाब फिर से जुड़ने लगे और उमंगे सर उठाने लगी। नसीर ने एक रोज नरमीन से पूछ ही लिया कि क्या फैज़ान से उसकी करीबी कुर्बत थी, जैसा कि उसने बताया था। वो बोली, हाँ ये सच है। कुर्बतों की सभी हदों को पार करके भी मैं इससे वफा का बंधन ना निभा सकी। वो सच कहता है, गलती मेरी है, लेकिन गलतियां इंसानों से होती ही हैं। नरमीन अपने शौहर से नफरत करने लगी थी। लालच की सजा के दायरे को फिर से सिद्ध के दिल से चाहने वाले नसीर के गिर्द फैला दिया। उससे इल्तजाएं करने लगी, मोहब्बत की कस्में दी, कदमों में गिरने का वो लम्हा याद दिला दिया। शौहर ने नफरत से उसको धकेल कर दोबारा नसीर जैसे मुखलिस चाहने वाले के कदमों में ला डाला। नरमीन जैसी शातिर औरत का जादू दोबारा काम कर गया। अब उसकी खिदमतें थीं और नसीर की बेखुदी थी। उसकी जुल्फें थीं, नसीर जिनकी महक से मदहोश हुआ जाता था। वो फिर से एक दूसरे के दोस्तों रफीक बन गए। नरमीन ने अदालत में खुला का केस डाल दिया। वो तलाक लेकर नसीर से निकाह करना चाहती थी। गर्ज के बासी मोहब्बत का जादू काम कर चुका था और नसीर उसमें जकड़ा गया था, जैसे कोई नन्ना मुन्ना सा पतंगा मकड़ी के जाले में जकड़ा जाता है। नरमीन का शौहर कोई ऐसा वैसा आदमी न था, निहायत बारसूख और बाहसियत। इक़्तिदार में उसकी जड़ें गहरी और वो एक मजबूत सतून की मानद था। उसने नसीर की मुआशी रुख पर कड़ी ज़रब लगाई, उसको ऐसे केसों में फंसाया कि वो कंगाल हो गया। उनका आबाई मकान और ज़रई ज़मीन तक बिक गई। और जब नरमीन को इल्म हुआ कि अब वो 2 कौड़ी का मोहताज इंसान है, तो उसने उसके साथ ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला बदल दिया। वो मुंह मोड़ कर किसी और सिमत मुड़ गई। अगर नसीर ऐसे बुलंद किरदार बाइखलाक बंदे ने पहली बार मोहब्बत के शराब के पीछे दौड़ते हुए दिल के सुकून को पाने की खातिर किसी के घर को आग लगाने की ठान ली थी, तो नरमीन के शौहर ने भी उसको ऐसी मुआशी मार दी कि मुकाबले की ताकत उससे जाती रही। लुटा पुटा नसीर हमारे दर पर आया और मेरी माँ के कदमों में बैठ गया। खाला आज़मत ने झोली फैलाकर हमसे सहारा मांगा। हम खुद सहारे के मुतमन्नी थे, उनको क्या सहारा देते। मेरा दिल रो रहा था। मैं नसीर से मुंह मोड़ चुकी थी, अब भी मुंह फेर लेना चाहती थी, मगर माँ ने मेरा दामन पकड़ लिया और इल्तिजा की कि मैं बीमार हूँ, नसीर का रिश्ता मत ठुकराना। आज मेरी सांसें चल रही हैं, कल मर गई तो तेरा कौन है जो तुझे संभालेगा। खाला आज़मत मेरे गले लगकर रो रही थी, मैं भी रो रही थी। बिलाखिर दिल ने मेरी अकल पर पर्दा डाल दिया कि अब चुप रहो, जैसे इतने बरस चुप रही हो। माँ की सांसें उखड़ रही हैं।
उनको आखिरी खुशी दे दो। और मैंने माँ का कहा मान लिया, नसीर का उजड़ा हुआ दिल, और मेरा घर बस गया। अब हम हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारे 3 बच्चे हैं। नसीर मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। माँ अब दुनिया में नहीं, लेकिन उनकी आखिरी बात मानकर अच्छा किया, अब इस बात का एहसास होता है। बस ये दुआ जरूर करूंगी कि अल्लाह करे कोई जवानी में बेवा ना हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।